अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। हम में से अक्सर बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको अब पता चल जाएगा कि फेडरल बोर्ड ने 2022 के लिए जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसको चेंज कर दिया है। और इस वीडियो में हम इसी मौजू के ऊपर जो है वो मुख्तसर बात करेंगे। हम इस तरफ नहीं जाएंगे कि इसका फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है, अच्छा है बुरा है, इस बहस में नहीं पड़ेंगे। हम जो चीज़ें देखेंगे वो ये कि अब हम लोगों ने इस नए सिस्टम के साथ अपने आप को तैयार कैसे करना है, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, जो हमारा डर है, हमारा खौफ है, वो कैसे ख़त्म हो, रियलिटी क्या है और हमारे डर खौफ क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम मुख्तसर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो आपका 2022 और उसके बाद वाला जो सिस्टम होने जा रहा है एग्ज़ाम के लिए मैट्रिक से लेके एफएससी तक, वो करिकुलम बेस्ड होगा एग्ज़ाम और एसएलओ बेस्ड होगा। एसएलओज क्या हैं? स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनको कहते हैं। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाते हैं और कोई भी चैप्टर जो है उसका स्टार्ट, जो पहला पेज है जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो टॉप के ऊपर उस चैप्टर का नंबर, उसका नाम लिखा होता है, या नीचे लिखा होता है कि वो कितने नंबर ऑफ पीरियड्स में वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो सकता है या होना चाहिए। फिर उसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके नाम लिखे होते हैं और उसके नीचे बुलेट्स में लिखा जाता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है वो किस काबिल होना चाहिए, उसको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ना, ये एसएलओज हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यही मेन चीज़ है जो उन्होंने बता दिया है कि भाई ये चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर करने के काबिल हो जाना चाहिए। तो जब चैप्टर मुकम्मल हो जाए तो उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको हर तरह से आने चाहिए। ये है स्टूडेंट जो है वो एसएलओज का सिस्टम। अब जो पेपर होने जा रहा है उस को प्रिपेयर कैसे करना है, हमने अपनी तैयारी जो है वो कौन से फिर बुक से करनी है। फेडरल की बुक ही हमारी चलती रहेगी या हम पंजाब की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे या दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो उन सारी क्वेश्चंस को मैं आंसर करता हूँ एक एग्जांपल लेकर। तो हम सेकंड ईयर का जो कंटेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं और सेकंड ईयर के कंटेंट से एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से अपनी जो बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जो सेकंड ईयर में पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करिकुलम बनाने वालों ने एक ओवरव्यू दिया है। अगर इस ओवरव्यू को पढ़ें तो उन्होंने बताया है कि किन किन बेसिक चीज़ों को इस चैप्टर में जो है वो टच करना है। इसी को आगे डिटेल से बताया कि वही कि 21 पीरियड्स में ये कंप्लीट होना चाहिए। मेन कौन से टॉपिक्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर होने चाहिए और सबसे अहम बात कि लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगी, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कवर होने चाहिए। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप किस काबिल होने चाहिए कि आप कोलम्स लॉ को स्टेट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें और जो फोर्सेस हैं रिपल्जन की या अट्रैक्शन की, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। और जब उसके दरमियान में फ्री स्पेस हो, वैक्यूम, उस वक्त भी, और जब उसमें एक मीडियम मौजूद हो उस वक्त भी। तो अब ये आपको पता चल गया कि भाई हमने कॉलम्स लॉ पढ़ना है। ये ऊपर भी लिखा हुआ है जो करिकुलम का पॉइंट है कि जो फोर्स बिटवीन चार्जेस इन डिफरेंट मीडिया, और उसमें फिर कॉलम्स लॉ आ जाता है। उस फोर्स को कॉलम ने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया फर्स्ट लाइन, तो कॉलम्स लॉ बना। तो कॉलम्स लॉ को हमने कवर करना है, उसके मुख्तलिफ जो मेन एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें मौजूद हैं। तो जो जो चीज़ें इसमें हुई हैं, स्टेटमेंट है उसकी, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन, यही जो है वो कॉलम्स लॉ की जो एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। तो इसमें फिर मीडियम पे भी और फ्री स्पेस दोनों के ऊपर इसको हमने अप्लाई करना है। तो ये है स्टूडेंट्स, इन एसएलओज को आपने अब मेन फोकस करना है। शायद आप इन्हें पहले देखते भी ना हो, पढ़ते भी ना हो। अब जब आप फेडरल बुक से कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका जब चैप्टर का स्टार्ट है, तो आपने इन क्वेश्चंस को देखना है कि क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपने देखना है कि आप इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। जो डिफरेंट पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं, क्या आपको वो पॉइंट्स आते हैं। अगर आते हैं तो आपके एसएलओज जो हैं वो पूरे हैं, अगर नहीं आते तो आपको वो टॉपिक जाके दोबारा देखना है। अब जहाँ तक बात है कि इसको हम अपनी टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करें या किसी और टेक्स्ट बुक की तरफ मूव करें, तो बच्चे अगर फेडरल बोर्ड के अंदाज को और इन टॉपिक्स को देखा जाए तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओ, पंजाब, सिंध, फेडरल, केपी के, तो आपको स्टूडेंट
कॉलम लॉ की स्टेटमेंट हर जगह मिलेगी, उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में फोर्स के तौर पे, मीडियम में भी मिलेगी और फ्री स्पेस में भी कॉलम्स लॉ की जो वर्जन है, जो एक्सप्रेशन है वो आपको मिलेगा। यानी ये टॉपिक अब लिमिट नहीं हो गए सिर्फ फेडरल बोर्ड के लिए। आप कोई भी बुक उठाओ, किसी बुक से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। जिन चीज़ों पे फोकस रखना है वो स्टेटमेंट हो गई, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, मीडियम में उसको एक्सप्रेस करना है और फ्री स्पेस में उसको एक्सप्रेस करना है कॉलम्स लॉ। ये मेन चीज़ें जब प्रिपेयर करेंगे तो इनको आपने जो है वो सामने रखना है, इनका ख्याल रखना है। बाकी किसी बुक से इसको प्रिपेयर कर लें। फिर ये है कि जो फेडरल बोर्ड ने अभी हमें मॉडल पेपर्स नहीं दिए हैं ये इस नए सिस्टम के। फेडरल बोर्ड ने हमें इस नए सिस्टम की गाइडलाइंस नहीं दी हैं। तो जब नए सिस्टम की गाइडलाइंस आ जाएंगी, मॉडल पेपर्स हो जाएंगे, तो उससे ज़्यादा और बेहतर तौर पे आपको समझ आएगा, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जो मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड जारी करेगा इस नए सिस्टम के लिए, उसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो क्या होना है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस नोयत के हैं। अब एक और चीज़ जो इसमें देखनी है हमने वो स्टूडेंट्स की, चूँकि अब ये जनरल हो गया है, एसएलओज़ तमाम बुक्स में मौजूद हैं, लिहाजा जो आप लोग पहले करते थे कि अपनी टेक्स्ट बुक में दी गई एग्जाम्पल्स को रट लेते थे, जो असाइनमेंट्स उनको रट लेते थे, एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को आप जो हम उनको प्रैक्टिस कर लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, मेमोराइज कर लिया, उन्हीं में से पेपर बनता था और आप लिख लेते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब वो एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर तैयार करनी है, असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप का जो कंसेप्ट है वो किस हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का आपका अंदाज बदलना पड़ेगा। पहले आप क्या करते थे, पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते थे और उसको याद किया और उसकी प्रैक्टिस कर ली। न्यूमेरिकल है तो देखा कैसे सॉल्व हुआ है, उसकी खुद प्रैक्टिस कर ली। अब आपने ये देखना है कि मिसाल के तौर पे कॉलम्स लॉ है, तो कॉलम्स लॉ आपने चैप्टर से किसी भी टेक्स्ट बुक से चैप्टर से उसको तैयार कर लिया मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में। अब आप पंजाब की टेक्स्ट बुक उठाओ, फेडरल केपीके की उठाओ, उसमें देखो कौन कौन से जो है वो न्यूमेरिकल्स आए हैं। अब उन न्यूमेरिकल्स को आप खुद सॉल्व करेंगे, आप कहीं से की नहीं लेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं लेंगे। ले सकते हैं आप, वो सेकंड हो जाएगा, बाद में आप आंसर मैचिंग करने के लिए उसको इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन जो पहली ट्राई होगी वो आपकी होगी। कंसेप्ट चैप्टर के अंदर से तैयार किया, देन उसको अप्लाई किया एमसीक्यूज पे, खुद सॉल्व किया, उसको शॉर्ट क्वेश्चन पे अप्लाई किया, उसको अप्लाई किया स्टूडेंट आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स पे। तो अगर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने सॉल्व कर लिए, तो आपका एसएलओ जो है वो रेडी है। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकें, उसमें डिफ़िकल्टी है, तो इसका मतलब है कि आपका टॉपिक अभी कच्चा है। आपको फिर से पीछे एसएलओ पे जाना पड़ेगा और आपको अपने कंसेप्ट जो हैं वो दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, उनको क्लियर करना पड़ेगा। फिर आप ट्राई करोगे उसके ऊपर और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो जब आपने उनको सॉल्व कर लिए, तो इसका मतलब है कि आप वो एसएलओ का एक पॉइंट आपका रेडी है। अगर आप पहले से सॉल्व करता जो एग्जांपल्स हैं वो उठा लेते हैं, तो वो उनको याद करते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तो वो तो किसी और बंदे ने अपना कंसेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करके आपको दे दिया। आपने थोड़ी ही अपना नॉलेज इस्तेमाल किया, आपने अपनी थोड़ी कंसेप्ट जो है वो अप्लाई किया। तो अब की बार आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है और ख़ुद से सॉल्व करना है, और जब आप खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद आप आंसर मैचिंग करने के लिए की बुक या नोट्स वगैरह को रेफ़र कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो जानी है। दूसरी चीज़ जिसमें चेंज आ जाना है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बुक में जो एग्ज़ाम्पल्स, असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उनको भी देखोगे। इसके अलावा आप पंजाब की बुक से भी जो एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, उनको भी देखोगे, उनको भी सॉल्व करोगे। इसके अलावा कहीं और से भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल लोगे कि कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकें, एमसीक्यूज़ मिल सकें, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के होते हैं, तो उनके ऊपर आप अपने कंसेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको अपने कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने क्लियर हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मुख्तलिफ मवाद आपको लेना पड़ेगा। तब जाके ये जो आपका एक एसएलओ है वो अच्छी तरह से तैयार होगा। तो ज़ाहिर बात है, इस पे आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा।
और इसमें टीचर का रोल जो है वो भी बढ़ गया है कि टीचर किस तरह से आपके कंसेप्ट क्लियर करवाता है और किस तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाता है। जहाँ जहाँ ट्रिक्स लग सकती हैं, एक फार्मूला कई एक तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है, एक फार्मूला बेस्ड कई एक क्वेश्चंस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में एक वेरिएंट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, कहीं आपको फोर्स दे के चार्ज पूछा जा सकता है, कहीं आपको चार्जेस दे के फोर्स पूछी जा सकती है, कहीं आपको फोर्स और चार्जेस दोनों दे के आपसे जो डिस्टेंस है दो चार्जेस में वो पूछा जा सकता है। कहीं डिस्टेंस का हाफ पूछा जा सकता है, कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि भाई अच्छा, एक तो सीधा सीधा पूछ लिया जाए दो चार्जेस में कितना डिस्टेंस है, फोर्स अगर ये है, चार्जेस अगर Q1 और Q2 ये हैं, तो आप उन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंसेस जो है डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करें। दूसरा, आप अल्फाज बदल सकते हैं, आपसे कहा जा सकता है कि भाई फोर्स इतनी रखनी है हमने और इतनी फोर्स रखने के लिए ये हमारे पास चार्जेस हैं, फोर्स इतनी रखनी है, आप बताइए कि डिस्टेंस फिर कितना होना चाहिए। बजाय ये कहने के डायरेक्ट कि डिस्टेंस निकाल के दो, ये पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए या हाफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो 2/3 कितना होगा, या फिर एक बार एक फोर्स है और फिर डिस्टेंस बढ़ा दिया है, डबल कर दिया डिस्टेंस, तो अब एक और फोर्स आ गई है, तो दोनों फोर्स की रेशो क्या होगी, F1 रेशो F2 जो है वो फाइंड करके दें उसका आंसर। तो एक क्वेश्चन जो है वो कई अंदाज से पूछा जा सकता है। तो अब ये टीचर का काम है, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आपके टीचर का काम है कि वो आपके उस कंसेप्ट की जितनी भी मैक्सिमम एप्लीकेशंस हो सकती हैं MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल बेस्ड, तो वो टीचर जो है वो आपको प्रिपेयर करवाएगा, फिर आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसी रिलेटेड, टॉपिक लर्निंग से रिलेटेड, कि आप कहीं से भी अपना टॉपिक प्रिपेयर करो। जैसे मैंने कहा कि दो मेन किताबें हैं, फेडरल की और पंजाब की, इन्हीं के ऊपर आपने फोकस रखना है, तो इन दोनों में से जिसमें से चाहो प्रिपेयर कर लो, और जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे आसान लिखा गया है, जिसमें आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर लो। तो टॉपिक लर्निंग कैसे करनी है आपने, टॉपिक लर्निंग जो है बच्चे वो 360 पे करनी है आपने। 360 डिग्रीज के ऊपर टॉपिक को लर्न करने का मतलब है कि आपने उसके जितने डिफरेंट पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं, तमाम पॉसिबल एस्पेक्ट्स को कवर करना है। एक सर्कल में 360 एंगल होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हर एंगल पे आपने उस टॉपिक को देखना है उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका जो है वो आसान तरीन, ये आपको इंटेलिजेंट भी बनाएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाएगा, और आपकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा, और वो है बच्चे ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस तरह के जो सिस्टम होता है एजुकेशन सिस्टम, उसमें ये चीज़ जो है वो की है। और भी कई अंदाज हैं, मेरे नज़दीक जो बेस्ट है तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करते हैं कि एक टॉपिक से रिलेटेड, एक बात से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं उन सबको देखा जाता है। मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री में से अगर एक मिसाल लें, तो एक टॉपिक है केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो अब आप सेंटर पे पेज लें, पेज के सेंटर पे आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लें, और इससे मतलब आप डिफरेंट बातें सोचते जाएं क्या हो सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, यूँ लाइन लगा ली। आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स क्या हो सकती हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं, किन यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड कर सकती है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में इसके क्या ट्रेंड्स हैं, पीरियड्स में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या ट्रेंड्स हमेशा एक ही जैसे रहते हैं या ट्रेंड्स में कोई एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं, एक्सेप्शंस हैं तो उनकी रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, देन क्या आयोनाइजेशन एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है, रियल सेंस में इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या इस आयोनाइजेशन एनर्जी को किसी और प्रॉपर्टी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी एक एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी के साथ, केमिकल बॉन्डिंग के साथ किस तरह से रिलेटेड है, और उसकी जो रिडॉक्स कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, यानी उसका ऑक्सीडाइज होना, रिड्यूस होना, एक एलिमेंट है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो क्या वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है या आसानी से रिड्यूस हो सकता है। इसी तरह से उसकी केमिकल जो कंडक्टिविटी है, बल्कि इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहना चाहिए, केमिकल तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी जिनकी लो है उनकी कंडक्टिविटी, जिनकी ज़्यादा है उनकी, फिर उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़ वगैरह, इनके ऊपर कैसे इनके साथ रिलेट करती है। जो करेक्टर है उसका, क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हाई होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हाई है तो उससे क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हाई होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर हाई होगा। उसकी वजह क्या है, फिर बेसिक करेक्टर आ रहा है
या एसिडिक करेक्टर आ रहा है, मेटालिक करेक्टर है या नॉन मेटालिक करेक्टर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को इन तमाम प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट किया जा सकता है। तो एक पेज लिया, ब्लैंक पेज, उसके ऊपर सेंटर पे टॉपिक लिखा और मुख्तलिफ जितनी बातें उससे मतलब आप सोच सकते हो वो आप सोचनी है। वो सारे पॉइंट्स जो आप निकाल सकते हो वो आपने निकालने हैं। इस एक्टिविटी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। फिर जितनी बातें आप निकालेंगे ना, उनको आपने आंसर जो है वो तलाश करने हैं, ढूंढने हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स कौन सी हैं, लाइक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड थर्ड का कंपैरिजन क्या है, मेजरमेंट में कौन से डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनमें मेजर करते हैं इसको, फैक्टर्स किन किन पर डिपेंड करते हैं, इन तमाम चीज़ों के आपने आंसर फाइंड करने हैं। तो इसको कहते हैं कि एक टॉपिक को 360 एंगल पे प्रिपेयर करना और हर हवाले से कवर करना। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों के लिए इस नए सिस्टम में, वो 360 लर्निंग होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ लर्निंग होगी। ये टीचर भी आपके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। टीचर को तो पता है, जैसे मैंने अभी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकाले, जिस तरह मैंने निकाले, हो सकता है आप में से सारे बच्चे ये ना सोच सकते हो इस तरह से। तो टीचर जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा आपके लिए। वो अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है और जितने पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो निकाल के उनको फिर एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, आपको उसका रिटन कंटेंट मिल जाता है, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये हेल्प की बुक या हेल्पिंग मटेरियल मिल जाता है। तो फिर आप उसको समझ लेने के बाद टीचर से फिर आपकी लर्निंग जो है वो आसान हो जाएगी। फिर उसी में टीचर जो है आपके लिए आपके कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए असेसमेंट दे सकता है, असाइनमेंट्स दे सकता है। जो है वो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उसको आपके कंसेप्ट को जो है वो टेस्ट करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई और की बुक हो सकती है जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, जिसको आपने सॉल्व करना है, लाइक वर्क बुक हो गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको प्रिपेयर करोगे। जैसे मैंने कहा कि जब तक फेडरल बोर्ड हमें मॉडल पेपर्स नहीं देता, गाइडलाइंस नहीं देता, तब तक जो है वो क्लैरिटी जो है वो उतनी ज़्यादा आएगी नहीं। लेकिन एक जो जनरल सिस्टम होता है, जो करिकुलम बेस्ड है, सिस्टम्स हैं, एसएलओस बेस्ड सिस्टम है, बाकी दुनिया में, इंडिया में है, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में है, ओवे लेवल्स में ऐसा होता है। तो उसका तरीकाकार यही है, यही इसकी जान है। तो गाइडलाइन आने के बाद, देन मॉडल पेपर आने के बाद भी ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये इसी तरह से वैलिड रहेगी। तो अभी जितना आपने पढ़ लिया वो ठीक है, उसके बाद जो आप पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन तमाम चीज़ों को आपने इसी अंदाज से प्रिपेयर करना है। और इल्मी स्टार्स अकेडमी पे भी जो लेक्चर्स अपलोड होंगे वो इसी अंदाज से अपलोड होंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस नए सिस्टम से रिलेटेड, वो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर उसमें कोई जानदार क्वेश्चन हुआ तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो करके मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आपकी जो सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंशाल्लाह और किसी वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।